this is Prerna Sharma, and you are watching Facts with Prerna. Most people celebrate selection stories, but very few take about what happens when, after 3 years of training, everything suddenly stops. Today's episode is not just about selection, it's about what happens after being medically out from OTA and rebuilding from there. Welcome to the Selection Stories episode 3. Today we have Yogesh Sharma with us. He cleared SSB, entered OTA, trained for 3 years, and then faced one of the toughest turns of his journey. Yogesh, thank you for being here today. So let's go back to the very first beginning of your journey, where this dream started. Tell me something about your schooling, from where you have done your schooling complete. सो एज अ फौजी ब्रेड तो स्कूलिंग एक जगह से तो हुई नहीं है. बेसिकली आई स्टडीड फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली इन एपीएस. तो अलग अलग जगह से मैंने पढ़ा है, स्टार्टिंग विद एपीएस हिसार इन फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, देन फ्रॉम एपीएस अहमदनगर, देर आफ्टर एपीएस मामून कैंट इन पठानकोट, देर आफ्टर एपीएस सांबा इन JNK, एंड एट लास्ट आई पास आउट फ्रॉम एपीएस जयपुर. सो आपका जो प्रिपरेशन फेज रहा है वो शुरू कब हुआ? कुछ बच्चे हैं 11-12 से शुरू करते हैं, कुछ है आफ्टर 12th शुरू करते हैं, तो आपने कब शुरू किया था? Basically, I was aware about this NDA and all, but my main preparation started after 12th standard. In 11th and 12th, I was preparing for JEE. So basically, full-fledged तैयारी जो थी मैंने after 12th start की. NDA की प्रिपरेशन जो थी, मैथ्स तो आई वॉज लाइक काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी पहले से ही, क्योंकि JEE की तैयारी कर रहा था तो उसमें मैथ्स का पोर्शन सेम होता है 11th-12th का, वो कवर हो गया था. तो मुझे बेसिकली ज़्यादा जो ध्यान देना था वो था GAT वाले पार्ट पे. तो थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन किया वहाँ से, लाइक अराउंड 2-3 मंथ्स, और उसमें मैंने जो भी पोर्शन था वो कवर किया, और उसके बाद आई अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. So it was your first attempt or second attempt when you cleared? Written, I cleared it in the first attempt. And SSB? SSB, it was my third attempt. Okay. So आपकी जो फर्स्ट SSB थी एंड टू द थर्ड SSB, तो Yes. उसके बीच में क्या जर्नी रही है और कहाँ से आप रिकमेंड हुए हैं, सो उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो जो मेरी फर्स्ट SSB थी वो बेसिकली मैं लाइक NDA वाली SSB नहीं थी. फर्स्ट वन वॉज माई TS46 SSB. तो माई सेंटर वॉज इलाहाबाद 11 SSB. I went there. I wasn't prepared. Like I had a basic idea about PPDT, but I wasn't much aware about the whole 5-day procedure. तो मुझे PPDT का आइडिया था कि हाँ कैसे क्या चीज़ें करनी है, बट मुझे बेसिक आइडिया था बाकी सब चीज़ों का. I wasn't that much prepared. तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, और एज सच TS एंट्री का आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ आती है इन दी टाइम ऑफ स्क्रीनिंग. तो मैं भी पहुँचा वहाँ पे, और इलाहाबाद में अराउंड 370+ की रिपोर्टिंग थी एट दैट टाइम ऑन द फर्स्ट डे. और आई वॉज लाइक लिटिल बिट नर्वस कि कैसे होगा, इतने सारे लोग हैं और इसका तो स्क्रीनिंग इन रेशियो भी काफ़ी कम होता है. बट आई गिव माई बेस्ट. आई डिड ऑल दोज थिंग्स दैट आई लर्नड, जो मैंने सीखी थी क्या क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है. एंड लकीली आई वॉज स्क्रीनड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. और लाइक अराउंड आउट ऑफ, I told you already, 370 peoples, only 17 were screened in. There were two batches. One was of 9 and one was of 8. So I was in those lucky 17 who were screened in, and I was really happy at that time. So but बाकी के 4 दिन I wasn't much prepared. So normally I gave that all those psych, GTO and all, but I was aware that इस बार तो नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि इतनी प्रिपरेशन तो है नहीं अपनी. तो एज सच रिजल्ट्स मुझे पता ही थे, बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ जाके. देन आई केम होम, और लाइक आई वॉज अ बिट सैड कि आई शुड हैव प्रिपेयर्ड वेल. तो मुझे थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे. एंड नेक्स्ट टाइम जो मेरा आने वाला था उसके लिए आई प्रिपेयर्ड वेल. तो नेक्स्ट जो मेरे SSB आने वाले थे, लाइक देयर वर 3 SSB लाइंड अप एक साथ में, NDA 148, नेवी टेक एंड TS47. दीज 3 SSBs वर लाइंड अप. तो आई चोज फर्स्ट, आई गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू दी NDA ऑफ कोर्स. लाइक उसमें सिलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा होता है, वैकेंसीज आर मोर, तो चांसेस आर बेटर ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. सो आई चोज दी NDA एज द फर्स्ट
एसएसबी, और वो मेरा सेंटर आता है बेंगलोर में. आई वेंट टू बेंगलोर और 75 की रिपोर्टिंग थी. लाइक यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिपोर्टिंग इन वेर एज यू विल सी टीएस एंट्री में जहाँ 300 प्लस लोग आ रहे हैं एक बार में. इन एनडीए मैक्सिमम 70-75 पीपल केम बिकॉज देर इज अ फिल्टर ऑफ दैट एग्जामिनेशन वी सी. और वहाँ मैं पहुँचता हूँ 75 पीपल वर देयर इन द रिपोर्टिंग, और अपना पीपीडीटी होता है फर्स्ट डे एंड वही सब ग्रुप डिस्कशन ऑल. और इसका तो मुझे मतलब बेसिक आइडिया हो गया था कि क्या चीज़ करनी होती है और क्या गलतियाँ नहीं करनी होती पीपीडीटी में. आई वॉज वेरी मच अवेयर अबाउट दैट. तो आई वॉज स्क्रीनड इन अगेन एंड लकीली 30 पीपल वर स्क्रीनड इन आउट ऑफ 75. And I was the only repeater there. Like 29 were the freshers, and I was the only repeater out of those 30 candidates. I was really like happy that अब तो बहुत ज़्यादा high chances हैं. I should get recommended this time. तो काफ़ी high hopes थे मुझे, और I was like very much prepared this time because मैंने काफ़ी चीज़ें सीख ली थी उस दौरान एक बार कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद, और मेरे को मतलब बहुत अच्छा आइडिया था इन सब चीज़ों का. So with very high hopes, I gave all the like GTO interview. Everything went well, but I don't know where I lagged. I might have made some mistakes in some of the things. So when the results came again, I was conference out for the second time, and this time the pain was very much like I can't explain. In comparison to the first SSB, I felt a bit more sad. तो उसके बाद मैं घर जाता हूँ एंड देर आफ्टर माई सेकेंड एस एस बी वॉज देयर ऑफ नेवी टेक, बट आई कुडेंट गिव दैट बिकॉज माई रिटर्न वॉज ऑल्सो देयर ऑफ NDA 149. सो आई थॉट दैट इसमें ही लाइक आई एम नॉट गेटिंग सेलेक्टेड, तो रेदर देन गोइंग फॉर नेवी टेक वेयर चांसेस आर ऑल्सो वेरी लेस, आई शुड go for the written examination because thereafter I will get one another chance of NDA SSB. So I went home and gave my written, also cleared that NDA 149 exam. Thereafter my second and the third and last SSB of TS47 in which I got recommended वो था, उसका सेंटर आया कपूरथला. आई वेंट टू कपूरथला और सेम वही 300 प्लस की रिपोर्टिंग वहाँ पे भी हुई. But this time 30 people were screened in, and again I was the one who was screened in those 30. तो स्क्रीनिंग होने के बाद आई लाइक 2 बार कॉन्फ्रेंस आउट होने के बाद यू गेन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, काफ़ी चीज़ें पता हो जाती है. और इस बार मैंने काफ़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, क्या मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, क्या मुझे इस बार नहीं करना चाहिए. तो मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब खुद में सुधारी थी इस बार आने से पहले. आई यूज टू लाइक सिट अलोन एंड थिंक, रिवाइंड दैट 5 days procedure that have been happened earlier, और कहाँ क्या गलती की हो सकती है वो मैं सोचता था. तो दिस टाइम अगेन आई वेंट फॉर दी SSB, स्क्रीनड इन, एंड सेम वही प्रोसीजर होता है. एंड आई परफॉर्म्ड वेल अगेन इन GTO, PI एंड साइक, एंड दिस टाइम आई वॉज रिकमेंडेड एट लास्ट फॉर TS47. और उसके बाद मेडिकल्स होते हैं एंड आई वॉज मेडिकली फिट इन द फर्स्ट गो, नो TR और PR. And yes, that's all till recommendation. So after recommendation, so medical और recommendation जो होता है, मेडिकल के बीच में कितना टाइम मिलता है? Like there isn't time, like जो ये अपने SSBs रहते हैं, they directly take you to the medical hospitals, MH जो रहते हैं वहाँ पे आपके just after you get recommended उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाता है. एंड इट इज़ अ बेसिकली प्रोसीजर ऑफ 4-5 days जिसमें आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाता है एंड यू गो होम बैक. उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, तो अकेडमी जाने तक के लिए कितना टाइम होता है? अराउंड 1.5 month होता है जिसमें मेरिट लिस्ट आने तक का टाइम होता है. और उस दौरान लाइक इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और लाइक सब कुछ बिल्कुल अच्छा था. लाइक एवरीथिंग वॉज वेरी हैप्पी. Everyone around me was very happy, and it was the best time you can say. So अभी तक आपने 3 SSB दी थी और तीनों में you never got screened out. No. ऐसा कोई जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अपनी जो लाइफ टाइम में जितनी भी SSB देते हैं उसमें स्क्रीन आउट तो होते हैं, तो उनके लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहो कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए हमें? Yes, तो बेसिकली स्क्रीनिंग की जो टिप्स हैं
वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। लाइक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक ये सब चीज़ें तो हम यूट्यूब पे देख के जाते हैं और ये सब हमें सिखा देते हैं कि हमें पॉजिटिव स्टोरी बनानी है और नरेशन बिल्कुल फ्लुएंट होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा बोलना भी नहीं है, कम भी नहीं बोलना। तो ये सब तो मतलब हर कोई आपको सिखा देगा मतलब, बट ऑन ग्राउंड आई वुड से रियलिटी कुछ और होती है। लाइक ये सब हम सोच के चले जाते हैं बट ये चीज़ें हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। So basically starting with the picture perception and making a story. Okay, तो pictures are like basic normal, I understand, आप आराम से समझ सकते हैं उस चीज़ को, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। एंड इट शुड बी रेलेवेंट, लाइक वाइल मेकिंग अ स्टोरी इट शुड बी रेलेवेंट विद दैट पिक्चर। हमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी नहीं बनानी होती है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही अलग बना देंगे इट विल मेक डिफिकल्टीज फॉर यू इन ग्रुप डिस्कशन। ओके, तो हमें कोशिश करना है कि हम एक रेलेवेंट स्टोरी बनाएं अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, और जैसे हम वो स्टोरी बना लेते हैं इट शुड एंड लाइक नॉट एंड, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, it should add some values, it should reflect something out of you. Like if you are making a story, तो जो लोग वहां पे बैठे हैं, जो एसएसएस वहां पे बैठे हुए हैं, they see you in that story, कि what you are reflecting out of that story. Okay, तो ये सब चीजें हमें उससे पता चलती हैं। तो स्टोरी बनाते टाइम ये ध्यान रखना है हमें कि इट शुड बी रेलेवेंट एंड इट शुड बी like a bit positive. Okay, and thereafter comes to the narration and the group discussion part. So yes, narration should be fluent and it should be like a little bit expressive, like बिल्कुल ऐसे मरे हुए बोल रहे हो, थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि yes you are speaking to the candidates in front of you and the SSS. तो you should have that energy while speaking, you should be fluent, और कॉन्फिडेंस इज द की, आई वुड से कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे दिखना चाहिए व्हाइल यू आर स्पीकिंग एंड नरेटिंग दैट स्टोरी। ओके, व्हेन वी गो टू द जीडी पार्ट, तो जीडी में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेस दिस सिचुएशन कि फिश मार्केट बन जाता है, हाउ टू हैंडल दैट, वी डोंट गेट अ चांस टू स्पीक। सो लाइक आई वुड टेल ऑनेस्टली कि मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि आई यूज टू नरेट माई स्टोरी अच्छे से, एंड वाइल जीडी मेरे को कभी कभी ऐसा मौका भी नहीं मिलता था, बट देर आर वेज ऑफ स्पीकिंग इन बिटवीन। ओके, लाइक ऐसे बिल्कुल वी कांट मेक अ फिश मार्केट और वी कांट फाइट विद समवन टू स्पीक और टू गेट अ चांस टू स्पीक। वी शुड नो लाइक थिन डिफरेंस between making an argument or possibly speaking and a polite way of making your point of view। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है कि लाइक सब ऐसे फिश मार्केट टाइप का बना होता है एंड एवरीवन इज स्पीकिंग, एवरीवन ट्राइंग टू स्पीक, और ये सब चीजें चल रही होती है। तो इन बिटवीन यू हैव टू शो योर प्रेजेंस, यू हैव टू मेक द एसेसर्स लाइक दैट आई एम देयर टेकिंग अ हेल्दी पार्ट इन द डिस्कशन। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यू नॉट नीड नॉट टू लाइक स्पीक फॉर होल द टाइम, you have to make a few points in between and those points should be like relatable and should add upon making a final story of the group discussion। मतलब आपका मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि जो मैंने स्टोरी बनाई है वही सेलेक्ट हो। योर मेन एम शुड बी लाइक यू शुड एक्ट एज अ मीडिएटर, आई वुड से, कि जो स्टोरी मैंने बनाई है और बाकी सब लोगों ने बनाई है, और वो एक कॉमन एंड पे आके खत्म हो सके इन अ पॉजिटिव नोट। जरूरी नहीं है आपकी स्टोरी सेलेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन की, इट शुड बी ए कॉमन। ओके, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप यू शुड एड सम वैल्यूएबल पॉइंट्स इन बिटवीन द ग्रुप डिस्कशन एंड दो शुड बी टुवर्ड्स मेकिंग अ कॉमन स्टोरी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और बेसिकली कुछ चीजें और मैं ऐड ऑन करूंगा कि आपको अपने एक्सप्रेशंस पे ध्यान देना चाहिए व्हाइल स्पीकिंग एंड टेकिंग पार्ट, बिकॉज योर एक्सप्रेशंस मैटर्स अ लॉट। मतलब जो एसएसएस बैठे हैं दे कांट लुक इनसाइड यू ना, दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंस, हाउ यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस आर देयर। तो आपको उन सब चीजों के बेसिस पे एसेस करेंगे, नॉट दे डोंट लाइक बाकी सब चीजों के लिए तो देयर आर 4 days, बट इनिशियल वो किस चीज के बेसिस पे आपको फिल्टर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि ये खुद को कैसे प्रेजेंट करता है, हाउ डज इट लुक व्हेन ही स्पीक्स, और
तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से ध्यान रखनी चाहिए, एंड यू शुडंट लुक लाइक एग्रेसिव वाइल स्पीकिंग। सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, लाइक काफ़ी कुछ बता दिया मैंने, और ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यू विल डेफिनेटली गेट स्क्रीनड इन। आई समटाइम थॉट दैट समटाइम्स जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो लक बेस्ड हो सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी कैंडिडेट से बात की है। सो देर आर सम कि कुछ वो पहले अटैम्प्ट्स में रिकमेंड हो गए हैं एंड इन अनदर अटैम्प्ट्स दे गॉट स्क्रीनड आउट। सो यस, बेसिकली आई एग्री विद इट कि इट कैन बी लक बेस्ड, बिकॉज क्या होता है ना कि जो पर्सन वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो एसेसर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, दे डोंट नो, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड, उनको नहीं पता होता कि आप क्या हो, आप पहले क्या करके आए हो। दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पेसिफिक मोमेंट, दैट स्पेसिफिक 15 मिनट्स यू कैन से। तो वो आपको आपकी बैकग्राउंड या फिर पीछे हिस्ट्री जो रही है उसके बेसिस पे आपको जज नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उस 15 मिनट के बेसिस पे आपको जज कर रहे हैं। क्या पता आपने उस 15 मिनट में कुछ गलती कर दी हो, या फिर आपने सही किया हो बट वो लोग उस चीज को ना देख पाए हो। तो यू कैन से इट इज लक बेस्ड, बट आई वुड से कि रेदर देन सेइंग इट लक बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन दोज 15 मिनट्स, दैट हाउ यू रिप्रेजेंट और प्रेजेंट योर सेल्फ इन दोज 15 मिनट्स। सो आफ्टर यू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द SSB कपूरथला, सो जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, सो स्टार्टिंग पीरियड कैसा रहा? उसमें आपको एडजस्ट करने में कोई दिक्कत आई, और क्या चीज़ें होती हैं, रूटीन कैसा होता है एकेडमी का? Okay, so when I got my joining letter, so basically I was selected for the TS entry, और TS entry में जो शेड्यूल, मतलब जो वो रहता है अपना स्ट्रक्चर जो रहता है, वो रहता है कि फर्स्ट यू गो टू दी OTA, एंड देर आफ्टर 3 years in the CTWs, and thereafter 1 year of after commissioning training again in CTWs. So it is 1+3+1 module, okay, but it is currently been changed, it is 3+1. So OTA गया से जो पहले लोग जाते थे, जहाँ मैं गया था, वो हटा दिया गया है, and it's now 3 years of directly training in CTWs, and thereafter 1 year of basic military training in IMA Dehradun. So when I was selected for OTA गया, I went to academy, like it was a dream come true from me. Most of the aspirants जो preparation कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, so I was really happy, but happiness बस बाहर तक ही रहती है, but when you go to the academy, reality is very much difficult, like it's not that easy to cope up with that environment. तो स्टार्टिंग में व्हेन आई वेंट, लाइक मेरे को कुछ भी नहीं आता था, लाइक ऑफ कोर्स कोई नया इंसान जा रहा है फौज में, तो उसके लिए सारी चीज़ें नहीं होंगी, इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। तो मेरे लिए भी चीज़ें डिफिकल्ट थी स्टार्टिंग में, टाइम लगा चीज़ें सीखने में, कॉप अप करने में एनवायरनमेंट के साथ, और फिजिकली भी काफ़ी वो रहता था कि बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल रहता है वहाँ पे, बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है। तो शेड्यूल की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग मस्टर, basically you woke up around 4:30 to 5, okay, thereafter you get ready, you like it's called SSB shit shave brush in academy tone, you would say, like you get ready, wear your uniform according to your morning ODT. It's called ODT, like outdoor training. So it's basically 1 to 1.5 hour training period, in which daily it's like different schedules. Sometimes in morning you have PT, sometimes you might have swimming, sometimes you might have horse riding, or sometimes you might have weapon training. So most of the time it was PT, but sometimes it used to vary according to the training module. तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो यू गेट रेडी, और समटाइम्स आई फॉरगॉट, लाइक ड्रिल भी होता है कभी कभी, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार होते हैं, यू गो टू दी ODT। 1 घंटे का आपका ODT होता है, वहाँ पे आपको PT करवाते हैं, ड्रिल करवाते हैं, स्विमिंग करवाते हैं, जो भी आपका शेड्यूल रहता है, और देर आफ्टर यू कम बैक, यू अगेन लाइक गेट रेडी, और फिर से तैयार होते हो, एंड यू गो फॉर दी ब्रेकफास्ट। मेस में जाते हैं जहाँ पे सब खाना खाते हैं, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद यू डायरेक्टली गो टू दी एकेडमिक्स ब्लॉक, जहाँ पे आपकी क्लासेस होती हैं फ्रॉम 8:30 to 2 PM। तो क्लासेस होती हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट। सो जैसे बेसिकली OTA में क्या होता था, लाइक इट्स रिगार्डिंग मिलिट्री ट्रेनिंग, तो मिलिट्री सब्जेक्ट्स वर देयर इन OTA, एंड in CTWs, where
वी आर टॉट इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ओटीए में क्या होता था कि 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलती थी, देर आफ्टर डायरेक्टली फ्रॉम क्लासेस एकेडमिक्स लोग यू गो टू दी मेस, और ये सब हम साइकिल्स पे कर रहे होते हैं। साइकिल्स लाइक बेसिकली वी कॉल बाइक्स इन दी एकेडमी, बाइक बोलते हैं उसे। तो आफ्टर गोइंग टू द लंच, देर आफ्टर यू कम बैक टू योर रूम, और देर आफ्टर थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं आप। उसके बाद में देर इज अगेन इवनिंग ऑडिटी, और इवनिंग ऑडिटी में अगेन यू आर हैविंग पीटी और स्विमिंग और समथिंग, जो भी आपका शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग वही सब चीज़ें। एंड देर आफ्टर गेम्स फ्रॉम लाइक 4 to 5 पीटी, एंड देन 5 to 6 गेम्स, ऐसा शेड्यूल रहता है। सो गेम्स आर अकॉर्डिंग टू द इवेंट, कि जो भी इवेंट आने वाला है, अभी जो भी कॉम्पिटिशन आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपके गेम्स शेड्यूल रहते थे। और उसके बाद जो होता था, देन यू कम बैक टू दी योर रूम, कैबिन जिसे बोलते हैं। और तैयार होने के बाद फ्रॉम 6:30 to 8 स्टडी पीरियड रहता था, लाइक स्पेसिफिकली असाइंड फॉर द कैडेट्स टू स्टडी, जो दिन भर में उन्होंने क्लासेस में पढ़ा है। तो 6:30 से 8 बजे तक वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमको थिन क्लाइंट भी प्रोवाइडेड होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली, जिसमें आप अपना स्टडी मटेरियल होता है वो सब एक्सेस कर सकते हैं। और आफ्टर 8 यू डायरेक्टली गो फॉर द डिनर मेस में वापस, एंड डिनर करने के बाद यू कम बैक, और फिर उसके बाद योर ऑन टाइम होता है, लाइक सीनियर्स वगैरह और ये सब लाइक इंटरेक्शन होता है, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं। तो ये सब लाइक इट्स आई वुड से ऑफिशियल शेड्यूल, जो चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। बाकी अनऑफिशियली तो आप सबको पता ही है क्या क्या चलता रहता है, रगड़ा वगैरह, वो तो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, एडिशनल चीज़ें हैं जो मैंने ऐड नहीं की हैं इन बिटवीन। तो ये तो हो गया अपना ऑफिशियल जो रहता है। और 10 बजे फिर लाइट्स आउट हो जाते हैं, जिसमें आपको सोना होता है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल शेड्यूल, आपको 10 बजे सोना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द शेड्यूल। सो आपकी जो जर्नी रही है एकेडमी में वो 3 इयर्स की रही है। सो मेडिकल आउट होने का रीज़न क्या रहा? So basically, after doing 1 year of BMT in OTA गया, I went to CTW CME, College of Military Engineering, Cadets Training Wing. So वहाँ पे क्या होता है कि like once you complete your BMT, thereafter you go for engineering and other 4 years of training. So I completed like 2 years. Thereafter I got injured in my right knee while doing like vault. There is a obstacle like thing, like you have to jump over it, and while landing I fell down, and I got injured in my knee. So there was ACL tear, and for which I was warded out. ओके। सो आफ्टर मेडिकली आउट क्या आप फर्दर एसएसबी देने के लिए एलिजिबल हैं? Yes, I am eligible, but if I am within the age criteria, then only I can give the SSBs. So अभी तो graduation मेरी बची हुई है. I will complete it first, and thereafter if attempts are left, I will definitely go for सो जो एकेडमी के साथ SSBs आपकी again. ग्रेजुएशन चल रही थी, सो इट विल बी कंटिन्यू? Yes, like OTA में तो as such कोई graduation होती नहीं है. In first year you are given diploma in military science and all, क्योंकि BMT होती थी वहाँ पे, and thereafter in CTWs you start with your engineering. तो वहाँ पे I completed around 3 to 4 semesters, and according to like army और जो basic Ministry of Defense के rules हैं, they have signed MOU with the few universities. So there you can complete or you can continue with your degree that was left before. So do you think this is fair decision to got you medically out from the academy, because you give your 3 years of your life? Like there are basic some SOPs, I would say, standard operating procedures. So कुछ rules हैं, regulations हैं फौज के. So definitely it was fair, I would say, because according to rules and regulations, कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जिनकी वजह से ही फौज चल रही है. इट इज़ अ डिसिप्लिन्ड ऑक्यूपेशन. अगर वो सब चीज़ें नहीं होंगी तो इट वॉन्ट बी लाइक दिस जो भी है ये. तो कुछ चीज़ें उनको लाइक विद अ कोल्ड हार्ट ये सब डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो आई वॉन्ट से इट वॉज रॉन्ग,
but yeah, like I felt bad when I got out, but I won't say it was wrong. It is in the rules and regulations of Indian Army. आफ्टर इट कोई असिस्टेंस और कोई फर्दर प्लेटफॉर्म आर्मी आपको प्रोवाइड कराएगा? नहीं, no such facilities are being provided. सो आगे अब फर्दर फ्यूचर में क्या सोचा है कि फिर से आर्मी ज्वाइन करनी है या कुछ और? To be honest, like not army. Like I have started my YouTube channel with the name of the Rebuild Soldier, and I've like it's my aim to like guide and assist the aspirants, to motivate them or inspire them with my journey there. And I would say that that's part of the plan. I would definitely go for other jobs or other opportunities in life. There might be five बहुत इससे भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई कैन अवेल इन फ्यूचर, और आई कैन डू फार बेटर देन दैट. तो अभी के लिए यही एम है कि आई फौज को आई वांट गिव मच प्रेफरेंस इन फ्यूचर. आई वुड लुक फॉरवर्ड टू अदर अपॉर्चुनिटीज़. If someone listening right now and feels life has been unfair to them, what would you them to understand about setbacks? Okay, so it was a major setback for me, and for those who are having minor or major setbacks in their life, I would say it is a part of life, and life में ups and downs are there, और वो नहीं होंगे तो life would be like static. कुछ अच्छा नहीं बचेगा लाइफ में. So these things are necessary to make ourselves more stronger. Okay, तो हमें उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ जाना बिल्कुल कि what happened with me, मेरे साथ ही क्यों हुआ, why only I am the one जिसके साथ इतना बुरा हो रहा है. These are the part of life. सबके साथ होता है. ओके, किसी के साथ थोड़ा कम, किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा. So we have to bear it, face it, and we have to show ourselves, not others, कि I can fight with this and I can bounce back much better than what I was before. तो इस चीज़ से घबराना नहीं है. जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या फिर कुछ गलत भी हो जाता है तो हमें उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव नोट में लेना है कि अगर मैं ये चीज़ फेस कर सकता हूँ, इफ़ आई कैन गेट थ्रू इट, मैंने इतना गंदा फेस अपनी लाइफ में फेस कर लिया है, देन आई कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ. Sometimes life doesn't test your preparation, it tests your identity. And today's conversation reminded us Yes. that losing a path doesn't mean losing yourself. यूनिफॉर्म जा सकती है, डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, कैरेक्टर और रिजाइलेंस वो आपके साथ रहते हैं. योगेश, थैंक यू फॉर शोइंग अस व्हाट रीबिल्डिंग रियली लुक लाइक्स. जय हिंद. जय हिंद एवरीवन.